इजराइल के रिशॉन लीजन में बर्बाद पड़ा ये किंडरगार्टन है जो कि ईरानी मिसाइलों की जद में आया और इसके कारण ये समूचा हिस्सा जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इस किंडरगार्टन की हालत क्या है ये हमारे पीछे आप देखिए। यहाँ किंडरगार्टन की स्थिति बयां करती हुई तस्वीरें बता रही हैं कि कितना भयावह यहाँ पर जो बॉम्ब है उसके हिट रहे हैं। बच्चों के खिलौने यहाँ पर पड़े हुए हैं तमाम, आप देखिए, जो यहाँ पर बॉम्ब के हिट होने के बाद धूल फांकते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही यहाँ किंडरगार्टन की जो स्थिति है उसको बयां करती हुई तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ जो समूचा स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है। यहाँ जो ग्लासेस हैं वो देखिए किस तरह से बुरी तरह प्रभावित आपको दिखाई दे रहे हैं। और इस तरह से ये जो समूचा इलाका है, ये जो समूचा किंडरगार्टन का हिस्सा है, ये इसकी चपेट में कैसे आया है इसके दृश्य आप देख सकते हैं। यहाँ पर इन तस्वीरों के ज़रिए आप समझिए कि किंडरगार्टन में जब ये बॉम्ब, क्लस्टर बॉम्ब का इम्पैक्ट हुआ तो इस इम्पैक्ट के कारण किस तरह की स्थिति पैदा हुई। और जो दृश्य हैं वो तमाम आप देख सकते हैं, जिसमें बिखरी हुई किताबें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, बच्चों के लेगोज़, साथ ही यहाँ देखिए आप उनकी एक्टिविटीज़ के तमाम जो साधन है जो किंडरगार्टन में होते हैं, ये सब कुछ यहाँ पर आपको बर्बाद, तहस नहस और बदहाल स्थिति में दिखाई दे रहा है। ये किंडरगार्टन देखिए और इसकी तस्वीर देखिए जो ये बताती है कि किस तरह से जो क्लस्टर बॉम्ब हैं उनके ज़रिए जो पूरा का पूरा रूफ है और उसकी सीलिंग है वहाँ से बर्बादी नीचे की तरफ आई। और इस बर्बादी के निशान में आप देख रहे हैं कि किस तरह से समूचा जो हिस्सा है किंडरगार्टन का वो पूरी तरह से छलनी और पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। जहां आप स्थितियों को अगर देखें तो आपको समझ आए युद्ध किस तरह की विभीषिका लेकर आता है और किस तरह से जो डैमेज है वो इजराइल में भी होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये हैं इजराइल के हालात, ये हैं तस्वीरें और ये है किंडरगार्टन पे क्लस्टर बम गिरने के बाद जो स्थिति हमें दिखाई दे रही है उसके दृश्य हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही एयर डिफेंस सिस्टम कितना भी इजराइल का काम कर रहा हो, इसके बावजूद आप देखिए कि किस तरह का डिस्ट्रक्शन, किस तरह के दुष्प्रभाव, किस तरह से जो रिहायशी इलाके हैं या किंडरगार्टन है जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं, ये जब जद में आ रहे हैं तो हालात किस तरह बद से बदतर यहाँ भी होते जा रहे हैं। मथुरा के थाना छाता क्षेत्र में आज एक गौरक्षक की मौत के बाद जमकर बवाल मचा। जी हाँ, पूरा मथुरा हाईवे जाम कर दिया गया और घंटों प्रदर्शन देखने को मिला। तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले आप पुलिस चौकी कस्बा कोतवाली छाता की तस्वीर देख लीजिए, ये वही जगह है। और ये हाईवे देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको हाईवे दिखा देता हूं जहां पर रास्ते पर पत्थर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि किस तरीके का प्रदर्शन यहाँ गौरक्षकों ने किया। दरअसल पूरा मामला क्या था ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, गौरक्षक जिन्हें फरसा बाबा के नाम से जानते थे, जिनका नाम चंद्रशेखर उर्फ फरसा बाबा था, जो यहाँ गौरक्षा का आंदोलन चलाते थे, लेकिन आज ऐसा देखने को मिला कि उनको एक शिकायत मिली और उनको एक सूचना ऐसी मिली कि कुछ गौ तस्कर जो है वो गाय को ले जा रहे हैं। और इस दौरान जब उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ जाकर उस ट्रक को रोकने की कोशिश की तो यहाँ ऐसा देखने को मिला कि इस ट्रक में बताया जा रहा है कि जो गौरक्षक बताते हैं, जो इनके समर्थक बताते हैं फरसा बाबा के, कि उस ट्रक को जब रोकने की कोशिश की तो उस ट्रक चालक ने गौरक्षक जो फरसा बाबा थे उन पर ट्रक चढ़ा दिया और उसके बाद मौके पर उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद बवाल मचा। बवाल मचने के बाद जैसे जैसे लोगों को, उनके समर्थकों को जानकारी हुई, गौरक्षक संगठन को जानकारी हुई, लोग यहाँ पहुँचना शुरू हुए, एकत्रित हुए और उन्होंने हाईवे को जाम कर यहाँ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। घंटों यहाँ पर उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, जय श्री राम के नारे लगाए और पूरे जद्दोजहद करके पूरा प्रदर्शन करने के बाद पुलिस को भी यहाँ घटा बताते हुए उनकी तमाम गाड़ियों में तोड़फोड़ की। और इस दौरान देखने को मिला कि पुलिस को जब इन प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए थोड़ा बलपूर्वक बल प्रयोग करना पड़ा तो यहाँ पर देखने को मिला कि लाठीचार्ज भी देखने को मिला, पथराव भी देखने को मिला, आंसू गैस की गोली भी छोड़े। कुछ सिपाही और जो पुलिसकर्मी थे वो भी इसमें घायल हुए। फिलहाल पुलिस इसे एक हादसा बता रही है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ मथुरा से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही सनातनी और गैर सनातनियों को लेकर के एक बहस खड़ी हो गई है। लगातार ये विवाद की तरफ अग्रसर है और बद्री केदार मंदिर समिति के ये एक बोर्ड में प्रस्ताव पास होने के बाद कि गैर सनातनी बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, अब गंगोत्री यमुनोत्री से भी इसी तरह की आवाज़ें उठने लगी हैं। यमुनोत्री गंगोत्री मंदिर समिति के जो सचिव हैं तो उन्होंने साफ साफ कहा है
कि दोनों मंदिरों में तभी प्रवेश मिलेगा जब वो शहद, गंगा जल, गोमूत्र और गाय के गोबर से बने हुए प्रसाद को ग्रहण करेंगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सनातनी होने का दावा करता है वो इस प्रसाद स्वरूप खाद्यान्न को जरूर ग्रहण करेगा, और जो इसको ग्रहण करेंगे वही मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जाएंगे, मंदिर परिसर में घुसेंगे। गैर हिंदुओं का मतलब नहीं है इसमें। जो सिख हैं, जो जैन हैं, जो बुद्धिज़्म है, वो सब हमारे पंथ से हैं। जो व्यक्ति गाय का मांस खाता हो, पहले तो उस पर हमारा विरोध है। दूसरा, हम लोगों ने एक विशेष अपनी टीम बना रहे हैं जिसमें विधि के जो विशेष सलाहकार होंगे वो सब मिलके, उसमें हमारे स्कंदर भंडारी जी भी हैं और दिल्ली के और तमाम जो बड़े बड़े लोग हैं, उस पर एक शोध करेंगे कि किसी की स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए, धारा 25 और 26 का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे धामों में आने के लिए हमारी एक आपस में पद्धति बनी है पंचगव्य की। पंचगव्य ऐसी चीज़ है जिसमें गौमूत्र, गौ का गोबर, आपके जो गंगा जल और शहद और घी पड़ता है। इसका जो पान कर लेता है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, ऐसे हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो जो उसका पान करेगा उसका स्वागत है, और निश्चित तौर पे जो गाय का मांस खाता है उसका तो हम विरोध करेंगे। और साथ में जो हमारी विशेष जो टीम बन रही है इसको हम पूरा पढ़ के और पूरा व्यवस्थित करके इसको हम पूरी तरह से लागू करेंगे। चारधाम यात्रा से पहले जो शुरू हुई है ये बहस, ये इसका नतीजा क्या होगा, ये ऊँट किस करवट बैठेगा, ये कहना तो मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही तमाम तरह के विवाद खड़े हो गए हैं। अब देखना ही दिलचस्प होगा कि इन तमाम फरमानों पर जो मंदिर समितियां बोर्ड कर रहे हैं उन पर सरकार का क्या रुख रहता है। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज़ 8 के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। आईपीएल शुरू होने से पहले लखनऊ सुपर जॉयंट्स की 20 सदस्यीय टीम अयोध्या पहुंची। टीम के सभी सदस्यों ने रामलला के दरबार में मत्था टेका और विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान सभी खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन के लिए कामना की, पूजा अर्चना की और वहां पर ये मनौती मांगी कि जिस तरह से टीम हमारी खेल रही है ये आईपीएल में भी एक सुपर टीम चैंपियन साबित हो। अयोध्या पहुंची टीम ने जो कप्तान थे ऋषभ पंत और फ्रेंचाइजी संजू गोयनका भी मौजूद रहे। इस दौरान सभी लोगों ने ट्रस्ट के सदस्यों के साथ राम मंदिर पहुंचे और वहां पर मत्था टेका, रामलला के दरबार में विधिवत पूजा अर्चना की और चैंपियन बनने के लिए कामना की। जिस तरह से हमारा बेहतर रहा है और ये बेहतर प्रदर्शन हमारा रहे और जिस तरह से ये टीम पहुंची है, रामलला का आशीर्वाद लिया है और सभी के साथ एक वहां राम मंदिर के परिसर में फोटो भी खिंचवाई और सेल्फी भी ली। इस दौरान जो सदस्य थे ट्रस्ट के गोपाल राव, उन्होंने दर्शन पूजन करवाया और शुभकामनाएं दी जी की जिस तरह से टीम यहाँ पहुंची है वो सभी लोग यहाँ पहुंचकर अपना बेहतर प्रदर्शन करें और रामलला का आशीर्वाद उन पर बना रहे। शुक्ला, न्यूज़ 8 अयोध्या। पूरे प्रदेश में हुई बेमौसम बारिश को लेकर सीएम योगी ने संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग को क्षतिग्रस्त हुई फसलों का आकलन करने के लिए कहा है। सीएम ने कहा है कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो फील्ड पर उतरे और जो भी फसलों को नुकसान पहुंचा है उसका आकलन कर संबंधित विभाग को भेजे, जिसके बाद उसका मुआवजा किसानों को दिया जाएगा। गौरतलब है कि बीते अगर हम 2 से 3 दिनों की बात करें तो पूरे प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में कई जिलों में भयानक बारिश हुई है, जिसकी वजह से जो किसानों की फसलें हैं उनको नुकसान पहुंचने की बात भी सामने आ रही है। क्योंकि देखा जाए तो इस वक्त खेतों में गेहूं की फसल खड़ी है, कटाई का सीजन है, लेकिन जिस तरीके से बारिश हुई, बारिश की वजह से कहीं ना कहीं इन फसलों को नुकसान पहुंचा है। जिसके बाद सीएम ने संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों को ये निर्देश जारी किया है कि जो नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाए और किसानों को राहत पहुंचाई जाए। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ 8 लखनऊ। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को जान से मारने की धमकी और उनके दिल्ली स्थित आवास की रेकी के मामले में मेरठ स्थित राष्ट्रीय लोक दल के कार्यालय पर महापंचायत आयोजित की गई। इस दौरान पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं ने कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे गंभीर साजिश करार दिया। महापंचायत में आरएलडी के प्रदेश प्रवक्ता सुनील रोहटा ने कहा कि किसानों के हितैषी और सरल स्वभाव वाले जयंत चौधरी को इस तरह की धमकी देना एक बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने बताया कि यह धमकी पश्चिम बंगाल में रहने वाले एक शख्स के द्वारा दी गई है। रोहटा ने बंगाल सरकार को 2 दिन का नोटिस देते हुए चेतावनी दी, यदि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में दिल्ली कूच करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया तो 2 दिन बाद दिल्ली में मौजूद
तृणमूल कांग्रेस के 41 सांसदों को बंधक बनाने जैसा कदम उठाया जाएगा। वहीं आरएलडी विधायक गुलाम मोहम्मद ने कहा कि पार्टी सुप्रीमो जैन चौधरी एक विजनरी नेता हैं और उन्हें रोकने के लिए इस तरह की साजिश रची जा रही है। उन्होंने इसे बेहद गंभीर मामला बताते हुए जैन चौधरी को Z+ सुरक्षा देने की मांग कर डाली। साथ ही केंद्र सरकार से यह भी गुहार लगाई कि इस प्रकरण को गंभीरता से लेना चाहिए। गुलाम मोहम्मद ने आगे कहा कि धमकी देने वाला व्यक्ति कोई नया या अनुभव ही नहीं बल्कि एक तजुर्बेकार शख्स है जिसने पूरी योजना के तहत इस वारदात को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के समर्थक पूरे देश में मौजूद हैं और जैन चौधरी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए किसान, मजदूर और गरीबों की आवाज उठा रहे हैं। इसी आवाज को दबाने के लिए यह गंभीर साजिश रची गई है जिसमें यह धमकी भी एक हिस्सा है। इस महापंचायत में मेरठ समेत आसपास के क्षेत्रों के राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे, जिससे पूरे कार्यक्रम में जबरदस्त भीड़ और आक्रोश देखने को मिला। मेरठ से अरुण सागर, न्यूज स्टेट के लिए। योगी सरकार प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों की संपत्तियों की कीमतों पर नियंत्रण के लिए एक नई नीति लाने जा रही है। इससे सीधे तौर पर फायदा मध्यम वर्ग और जो निचला तबका है उसको होने जा रहा है, क्योंकि उसके लिए घर खरीदना आसान होगा। नई नीति से ना सिर्फ जो गैर जरूरी चार्जेज होते हैं उस पर लगाम लगेगा, बल्कि लोगों की जो जेब है जो हल्की होती थी, कहीं ना कहीं लोग उससे भी राहत पाएंगे, क्योंकि सरकार का जो पूरा फोकस है वो LIG और जो EWS मकान हैं उनके ऊपर है। सरकार की योजना ये भी है कि इन योजनाओं को सीधे प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ भी जोड़ा जाए, ताकि जो लोगों को सब्सिडी मिलती है उससे भी लोग राहत पा सके। देखा जाए तो तमाम विकास प्राधिकरण ऐसे हैं जो कई योजनाएं लॉन्च तो करते हैं, लेकिन उन योजनाओं में जो घर होते हैं वो इतने महंगे होते हैं कि आम आदमी की पहुंच से वे दूर होते हैं। वैसे में सरकार ने नई नीति लाने का फैसला किया है। जाहिर सी बात है कि अगर ये नीति प्रदेश में लागू होती है तो आम लोगों को सीधे तौर पर राहत मिलने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। डिजिटल अरेस्ट स्कैम को लेकर सरकार ने बड़ा एक्शन प्लान लिया है। दरअसल व्हाट्सएप पर इस्तेमाल की जाने वाली मल्टीपल आईडीज को बैन करने के आदेश दिए गए हैं। इन आईडीज का इस्तेमाल लोगों के साथ साइबर फ्रॉड करने के लिए किया जाता है। दरअसल व्हाट्सएप से लोगों को इंस्टेंट वीडियो कॉल कर, मैसेज कर, लिंक भेजकर साइबर फ्रॉड की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। ऐसे में गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली साइबर विंग, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की एक रिपोर्ट के अनुसार इसको बैन करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा साइबर स्कैमर लगातार नई आईडीज बनाकर लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। ऐसे में उसको भी ब्लॉक करने के लिए कहा गया है। साथ ही व्हाट्सएप पर यूज करने के लिए स्काइप जैसी सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया जाए, इस और भी विचार किया जा रहा है। तो वहीं IT एक्ट 2021 के तहत तकरीबन 121 दिन का डाटा सुरक्षित रहे, इस और भी ध्यान दिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप बालियान के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में लोग साइबर ठगों के चंगुल में फंस जाते हैं और लगातार साइबर ठगों का निशाना बनते हैं। ताज़ा मामला ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में रहने वाले एक व्यक्ति का है। उसने गेमिंग ऐप की लत लगी और उस गेम को खेलते खेलते शुरुआती तौर पर काफ़ी पैसों का मुनाफा भी हुआ, और जब लालच बढ़ा तो उसने अपने बैंक खाते को इस गेमिंग ऐप से अटैच कर दिया और धीरे धीरे कर तकरीबन 20 लाख रुपए गेम में गंवा दिए। जब पैसा चला गया उसके बाद पीड़ित द्वारा उस ऐप में संपर्क किया गया, लेकिन साइबर ठगों के द्वारा संपर्क तोड़ लिया गया और वर्चुअल दुनिया में इस कदर 20 महीने तक ये युवक हुआ रहा कि उसने बाहर के लोगों की सलाह तक नहीं मानी। फिलहाल पूरे मामले को लेकर साइबर क्राइम थाने में FIR दर्ज की गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस गेमिंग ऐप के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और जो भी लोग इस गेमिंग ऐप से जुड़े हैं उनकी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन एक बार फिर जो लालच है वो कहीं ना कहीं साइबर ठगों के फायदे का कारण बना और ग्रेटर नोएडा के रहने वाले युवक ने फिलहाल 20 लाख रुपए की रकम जो है वो गंवा दी है। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट यश शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, ग्रेटर नोएडा।
बरेली में सीएम ग्रिड 2 योजना के तहत जो है सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है और बरेली में लगभग 120 दुकानों को नोटिस जारी किया गया है नगर निगम की तरफ से, ताकि सड़कों का चौड़ीकरण हो, उनका ध्वस्तीकरण किया जाएगा और तमाम दुकानों पर लाल निशान भी लगा दिए गए हैं। कैमरामैन से कहूँगा जरा ये दिखाएं। इस समय हम लोग जो है कोहाड़ा पीर पर मौजूद हैं। कोहाड़ा पीर का ये वो इलाका है जहाँ पर नगर निगम ने दोनों तरफ, यानी कि ये रोड का पहला पहलू है और इसी के लेफ्ट साइड में रोड का दूसरा पहलू है। इन दोनों दुकानों पर लगभग 120 दुकानों पर जो है लाल निशान लगा दिया है, उनको नोटिस जारी किया गया है। इस प्रकार आप देखिए, किसी दुकान को 4 मीटर तोड़ना है, किसी दुकान को 3 मीटर तोड़ना है और इसी प्रकार ये दुकान जो है 5.5 मीटर तोड़नी है। ये दुकान भी बंद है, इसको भी 5.5 ही तोड़ना है। इसी प्रकार यहाँ पर कोहाड़ा पीर पर एक पुराना पेट्रोल पंप है जिसको भी तोड़ा जाना है, उस पर भी लाल निशान लगा दिया गया है। ठीक इसी प्रकार दूसरे रोड पर भी कई दुकानों पर नोटिस जारी किया गया है और उन पर लाल निशान लगाकर उनको तोड़ने की कवायद की जा रही है। सीएम ग्रिड योजना के तहत इस सड़क का चौड़ीकरण किया जाना है और ये भी आपको बता दें कि ये बहुत पुराना रोड है और बहुत संकरा रोड है। आज हालांकि छुट्टी है और इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा वाहन नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिस दिन यहाँ की तमाम दुकानें खुली होती हैं उस दिन यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती है और लोग घंटों घंटों जाम में फंसे रहते हैं। महादेव सेतु जो है वो भी यहाँ पर है और महादेव सेतु से उतरते ही यहाँ लोग भीड़ में फंस जाते हैं, जाम में फंस जाते हैं। यहाँ तक कि एम्बुलेंस भी जो जिला हॉस्पिटल है वो नहीं पहुँच पाती है, जिसके लिए सीएम ग्रिड योजना 2 के अंतर्गत अब इन दोनों सड़कों का चौड़ीकरण होना है, जिसके तहत अब जो है लगभग 80 इस साइड की दुकानें हैं, बकाया उधर की जो दुकानें हैं उन पर नोटिस जारी किया गया है और उनको जल्दी ध्वस्तीकरण किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट भागीरथ गोस्वामी के साथ मनोज शुभा, न्यूज़ स्टेट बरेली। ईद के दिन उत्तम नगर इलाके में देखिए किस तरीके से पुलिस जो है वो हिंदू संगठन के लोगों को रोक रही है, क्योंकि सीधे तौर पर हिंदू संगठन के द्वारा कहा गया था कि हमारा होली नहीं मनाया गया तो हम ईद नहीं मनाने देंगे। इसके बाद यहाँ पर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई थी। इस वक्त उत्तम नगर इलाके की ये तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से कुछ लोगों को यहाँ पर हिरासत में लिया गया है। ये वो लोग हैं जो हिंदू संगठन के लोग हैं और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से पुलिस जो है उन्हें हिरासत में ले चुकी है, उसके बाद यहाँ थाने में ले जाया जा रहा है। दूसरी तरफ की एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है। कुछ जो हिंदू संगठन के लोग थे वो दूसरी तरफ थे और नारेबाजी चल रही थी, उसके बाद इस पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया है। दूसरी तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर जो है भीड़ वो नजर आ रही है। आप ये देखिए पुलिस की जो तैनाती है वो कर दी गई है। दूसरी तरफ हिंदू संगठन के लोग थे वो यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उत्तम नगर की, उस इलाके की जहाँ पर बीते दिन जो होली के दिन जो घटना हुई थी तरुण के साथ, उसके बाद हिंदू संगठन के आह्वान के बाद ये देखिए इस तरीके की तस्वीरें जो है वो नज़र आई है। और ये तस्वीरें सीधे बता रही है कि किस तरीके से जो हिंदू संगठन है वो अपनी बातों को रख रहे हैं। उनका सीधा कहना है कि जब हमारी होली नहीं हुई थी तो इनकी ईद जो है वो हम नहीं मनाने देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ उत्कर्ष, दिल्ली। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में हैरी बॉक्सर नामक की गैंग जो है लोगों को लगातार फ़ोन कर रही है और ये वो लोग हैं जो बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं और हैरी बॉक्सर गैंग लगातार इन पर कई करोड़ रुपए की अड़ी डाल रही है, यानी कि कई करोड़ रुपए की मांग कर रही है। ऐसा ही मामला राजधानी भोपाल में भी सामने आया है, जहां पर कोलार क्षेत्र के निवासी गौरव जैन को भी ऐसी ही गैंग का फ़ोन आता है और उनसे 10 करोड़ रुपए की मांग की जाती है। वहीं यदि हम बात कहें जब पैसे नहीं देने की बात होती है तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में अब ये गैंग सक्रिय हो रही है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी कहीं ना कहीं इसके ताल्लुक मिलते जुलते नज़र आ रहे हैं। वहीं इंदौर की घटना की बात कहें या खरगोन की, अशोकनगर पुलिस ने अभी इस गैंग के कुछ गुर्गों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अब मध्य प्रदेश पुलिस के लिए एक बड़ी चेतावनी बन गई है, एक बड़ी समस्या बन गई है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से प्रॉपर्टी डीलरों को धमकी दी जा रही है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। लगातार करोड़ों रुपए की मांग कर रहे हैं। यदि हम बात कहें तो राजधानी भोपाल में प्रॉपर्टी डीलर से 10 करोड़ रुपए की मांग की है। वहीं इंदौर के
बिल्डर से भी 10 से 15 करोड़ की मांग की थी और खरगोन में भी कहीं ना कहीं देखें तो ये अपना जाल जो है पूरे मध्य प्रदेश में फैला रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय सरवन के साथ अंकित श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट भोपाल। कमर्शियल गैस की जो किल्लत है वो जयपुर सहित पूरे राजस्थान भर में है, लेकिन गणगौर का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जो कि जयपुर का ये त्यौहार पूरे देश भर में प्रसिद्ध है और उस दिन सबसे ज़्यादा मांग रहती है घेवर की। हर साल की बात करें तो घेवर इस तरीके से सजे रहते हैं कि दुकान में कुछ और नज़र ही नहीं आता, सिर्फ घेवर ही घेवर दिखाई देते हैं। लेकिन गैस की किल्लत का संकट इस बार घेवर के ऊपर भी दिखाई देता है और तमाम बाकी मिठाइयों के ऊपर भी दिखाई देता है, क्योंकि घेवर हर साल में जितने बनते हैं उससे काफ़ी कम बने हैं और जो बनाए गए हैं वो बाकी सारी मिठाइयों का प्रोडक्शन रोक के सिर्फ घेवर तैयार किए गए हैं कि लोगों का त्यौहार ख़राब नहीं हो, गणगौर के मौके पर लोगों को घेवर मिल सके। बात करते हैं दुकानदार से कि क्या हर साल की अगर स्थिति की बात की जाए तो इस बार क्या घेवर यहाँ पर कम बना रहे हैं आप लोग, काफ़ी कम संख्या में दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी, पहले से कम बना रहे हैं। क्या वजह से? गैस नहीं है, गैस का प्रॉब्लम है, गैस मिलती नहीं है और किसी को बोलो तो पैसे ज़्यादा मांगते हैं लोग। हाँ, तो मैं मिठाई बनाई ही नहीं है, पूरा देखो आप देखो पूरा काउंटर खाली पड़ा है, नाश्ता पानी कुछ भी नहीं बन रहा है हमारा, सब बंद पड़ा है। लेबर की क्या स्थिति है कि लेबर भी कम हो गया है, पलायन कर रहे हैं? हाँ, लेबर कम है, पहले से आधी लेबर नहीं है। काम नहीं होगा तो लेबर कहाँ रहेगी? लेबर को तो खर्चा चाहिए, खाना चाहिए, हर चीज़ चाहिए, पगार भी चाहिए। गणगौर के मौके पर घेवर ही सबसे बड़ा एक ऐसा यहाँ पर मिठाई है जो कि हर घर में व्यक्ति ले जाना चाहता है, लेकिन इस बार गैस की किल्लत की वजह से इस घेवर पर भी संकट आया हुआ है और इसकी वजह से तमाम देखिए काउंटर किस तरह से जो भरे रहते हैं वो काउंटर यहाँ पर खाली दिखाई दे रहे हैं कि काउंटर में मिठाइयाँ नहीं रखी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ में शरद पुरोहित, जयपुर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।